तो आइए दोस्तों, सीबीएसई क्लास 10 हिंदी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। इसके आंसर सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करेंगे। कितना इजी कितना टफ था पेपर आप जरूर देखें। साथ में एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस पेपर में काफ़ी मिस्टेक्स भी हैं जिनके आपको बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। तो कौन कौन से बोनस अंक आपको मिलेंगे इस वीडियो को देख करके आपको क्लियर हो जाएगा। साथ में पेपर बहुत टफ था। यस, मैंने ये पेपर देखा और काफ़ी घुमा करके सीबीएसई ने पेपर पूछा है। वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। और यस, आप में से कितने बच्चों ने ये वाला पेपर दिया है मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। आपका सेंटर कहाँ पड़ा था। सबसे पहला प्रश्न आपके पास MCQ एक पैसेज आएगा। इस पैसेज से आपको आंसर छांटना है और सबसे पहले मैं पैसेज आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं एक बार पूरा पैसेज आप देख लीजिए। और यहाँ पर जो भारत हमारे देश की जो भाषा है, हमारी मातृभाषा है हिंदी पर यहाँ पर विचार किया गया किस तरह से लोग अंग्रेजी को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदी में जिन जिन देशों ने अपना काम किया, जिन्होंने उनका काफ़ी अच्छी उन्होंने तरक्की की है, वो अग्रणी हैं वो देश। तो इसी तरह से ये प्रश्न है और यहाँ पर हम प्रश्नों को ले चलते हैं। किसी भी देश के आधारभूत विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, तो ये मैंने पूरा पढ़ लिया है। एक बार आप देखेंगे तो किसी भी देश के आधारभूत विकास के लिए ज़रूरत है उस देश की जो मातृभाषा शिक्षा का विस्तार होना चाहिए, यानी कि पहला ऑप्शन क्लियर है। आइए दूसरा प्रश्न है, स्वास्थ्य और चिकित्सा की दृष्टि से कौन से देश अच्छी स्थिति में है। तो मातृभाषा में चिकित्सकीय शिक्षा देने वाले देश जिन्होंने अपनी भाषा में मतलब मेडिकल फील्ड का और टेक्नोलॉजी फील्ड का अपनी भाषा में जिन्होंने नॉलेज दिया है, मतलब एजुकेशन जिनका रहा है, वो देश अच्छी स्थिति में। हमारा देश क्या करता है, अंग्रेजी को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है ना। तो हम लोग इसलिए जो है विकासशील है, लेकिन विकसित हो गए वो देश जिन्होंने अपने देश की भाषा में काम किया। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय भाषाओं के अपेक्षाकृत कम विकसित होने के कारण क्या है। तो अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व है, भारत में अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए जो हमारे क्षेत्रीय भाषा वो विकसित नहीं हो पाए, है ना। आज भी देखोगे अंग्रेजी बोलने वाले को लगता है कि वही पढ़ा लिखा है, बाकी तो सारे ऐसी है। अब यहाँ पर देखोगे मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना आसान होता है ना, अपनी मातृभाषा में शिक्षा पाना आसान है। इस कथन के पक्ष में कौन सा तर्क सही है, तो इसका जो तर्क है वो तीसरा सही है, यानी कि मातृभाषा अन्य भाषाओं से क्या है, सरल है और मतलब उसका स्वरूप सरल है। वस्तुतः पहला ऑप्शन भी यहाँ पे सही लग रहा है, मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त ज्ञान को समझना सरल है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान को समझना सरल है। तीसरा ऑप्शन है कि मातृभाषा अन्य भाषाओं से सरल स्वरूप होता है उसका। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। आपको क्या लगता है इसमें, अगर आप कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, सब जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं। सब नंबर ID डिस्क्रिप्शन में है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण। तो ये बहुत ही मतलब यूनिक से सवाल होते हैं और पिछले 2-3 सालों से इन सवालों का काफ़ी बोलचाल चल रहा है। कथन और कारण दोनों आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले हम कथन देखे हैं, भारत में शिक्षा के माध्यम में बदलाव वर्तमान की आवश्यकता है। भाई भारत में शिक्षा का जो माध्यम है उसमें बदलाव की जरूरत है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, शिक्षा के माध्यम के प्रति दृष्टिकोण समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। अगर हमारे जो मीडियम हिंदी लैंग्वेज मतलब अंग्रेजी को बदल करके हिंदी कर दी जाए तो वह दृष्टिकोण भी बदलेगा और परिवर्तन भी आएगा समाज में। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, यानी कि कथन भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला आपके पास एक पैसेज है, सच से हट कर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ व मृत हुआ, जो वृंत से चर कर कुसुम, जो लक्ष्य भूल चुका नहीं, जो लक्ष्य भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। तो यहाँ पर संघर्ष करने की बात की गई है, यानी कि हमेशा संघर्ष करते रहो, आगे बढ़ते रहो, कठिनाइयों से, परिस्थितियों से परेशान नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है। तो यहाँ पर अपने आप से लड़ने का अभिप्राय है कि अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ना, हमें अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ना है और स्ट्रॉन्ग बनना है। दूसरा है, जो नत हुआ व मृत हुआ, क्या मतलब है इसका, मतलब स्वाभिमान रहित जीवन मृत्यु के समान है। भाई जिसको स्वाभिमान नहीं है, जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं पता, तो वो मरे हुए के समान है। भाई क्या उसको जैसा मर्जी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इज्जत बेइज्जती सब एक जैसा है, तो मरे हुए के समान है। अच्छा, काव्यांश का संदेश क्या है, तो काव्यांश का संदेश है कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उससे हार ना मानने का। भाई जैसी स्थिति हो, परेशानी आए, प्रॉब्लम्स आए, जितनी मर्जी आए, जैसे मर्जी आए, डट करके सामना करो और आगे बढ़ते रहो, है ना। कांटे और कलियां किसका प्रतीक है,
सुख और दुख का प्रतीक है, सुख का दुख का प्रतीक है, लेकिन दुख और सुख करेंगे ना, क्योंकि जो कांटा है वो दुख है, कलियां है वो सुख है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, दुख और सुख का प्रतीक है। आगे आपके पास एक कथन और कारण वाले सवाल आ जाते हैं, तो इनको एक बार मैं वीडियो को लाइक कर लो तब तक आप, जब तक मैं इसे सेट करता हूँ प्रश्न को। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल स्टडी, और अगर आप 10th के बाद आप क्या लेना चाहते हैं, क्या सही रहेगा, वो भी हमारे चैनल पर वीडियो प्रॉपर डाला है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास कौन सा सेट था, ये जो वीडियो देख रहे हैं अभी सेट 1 है, इसी के साथ में आपका कौन सा सेट था, सेट 2 सेट 3, दोनों की वीडियो हमारे चैनल की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मुझे पेपर शेयर कर दीजिए ताकि मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दे दूं। यहाँ पर प्रश्न है कि मानव मात्र का जीवन संघर्षपूर्ण है। मानव मात्र का जीवन संघर्षपूर्ण है, बिल्कुल गलत है। वैसे सिर्फ मानव का ही संघर्षपूर्ण नहीं, जानवरों का भी संघर्षपूर्ण है। आप ये ना समझो कि जानवरों के लिए आसान है, सभी का जीवन संघर्ष में है। दूसरा कारण क्या है, मानव मात्र को अपने जीवन की सम विषम हर परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। भाई मानव मात्र को क्यों करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, जानवर भी करते हैं, गाय बकरियां करते हैं ना। तो मुझे तो इसके दोनों कथन गलत लगे, कथन और कारण दोनों गलत लगे। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला जो आपके पास ग्रामर से रिलेटेड है, आप इन्हें आप ध्यान से देखें किस तरह से आपको, अगर आप इसे नेक्स्ट ईयर देंगे पेपर तो आपके लिए एक तरह से ये समझ करके करें प्रश्नों को। देखें, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में ही बैठे रहते। इस वाक्य का आपको संयुक्त बनाना है। तो पहली बात तो ये कि जब बाबूजी ने रामायण का पाठ करते हैं, तो ये आपका मिश्रित वाक्य है, इसको संयुक्त में बदलना है, कंजक्शन जोड़ना होगा आपको, और तथा किंतु परंतु। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बाबूजी रामायण का पाठ करते, और तो और जुड़ा है, संयुक्त वाक्य में और जुड़ता है, तथा जुड़ता है। जिस समय बाबूजी, ये आपका संयुक्त हो गया, बाबूजी के रामायण का पाठ करते समय हम उनकी बगल में बैठे रहते, सरल हो गया। जब बाबूजी द्वारा रामायण पाठ किया जाता, ये भी आपका मिश्रित हो गया। दूसरा है, माँ थाली में दही भात शांति और बनावटी नमक और बनाकर खिलाती। इसे सरल में कैसे बदला जाएगा? तो पहली बात तो ये कि ये कौन सा सेंटेंस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, अपने छोटे छोटे आंसर आप देते रहिए बीच में वीडियो रोक रख करके, ताकि आपकी एक्टिविटी आप दिखती रहे कि आप कितना एक्टिव हैं पेपर के लिए। सरल में बदलना है, तो भाई माँ जब भी थाली में दही भात शांति, मिश्रित हो गया। माँ थाली में दही भात शांति और छोटे छोटे कौर बनाकर खिलाती, ये संयुक्त हो गया। माँ थाली में दही भात सान करके बनावटी कौर से बना करके खिलाती, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, माँ थाली में अपने लिए दही भात सान करके कौर बनाती, मुझे खिलाती, है ना। क्या है, एक बार इसे भी देख लेते हैं। अच्छा, लास्ट वाला लिखा है यहाँ पर इन्होंने अपने लिए, तो ये अपने लिए नहीं है ना, ये वाला इन्होंने थोड़ा जोड़ दिया इसमें ताकि आप कंफ्यूज हो सको। अगला प्रश्न है, यस, मिश्र वाक्य की पहचान करेंगे आप। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस आपको दे रखे हैं, आपको ये देखना है कि इनमें मिश्र वाक्य कौन कौन से हैं। जब दुलारी ने केस बांध लिए तब उसने खिड़की खोल दी, ये बिल्कुल संयुक्त है, सॉरी मिश्रित है। उसने सिर का पसीना सुखाया और वहीं खड़ी हो गई, ये संयुक्त है। तो ये वाला आपका एक बार दोबारा देख लो, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ये आपका पहला सही है, दूसरा गलत है। टुन्नू जब दरवाजे पर खड़ा था तब उसके पास एक पोटली थी, ये भी बिल्कुल सही है। उसकी गृहस्थी बड़ी कठिनाई से चल रही थी, फिर भी उसे चिंता थी, ये भी आपका संयुक्त हो गया, तो ये भी नहीं है। तो पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, और पहला तीसरा यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए, हमारे चैनल पर अगर आप नेक्स्ट ईयर पेपर दें, इस वीडियो को देख रहे हो, तो हमारे चैनल पर ग्रामर के सभी टॉपिक्स के प्रॉपर वीडियोज हैं, आप जाइए उन्हें देखिए और अच्छे से समझिए, ताकि आपकी हिंदी में 100 में से 100 नंबर आने चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है? उसने बंडल निकाला और इसे पकड़ा दिया, और है तो संयुक्त है। वहाँ जल संचय का उचित प्रबंध है, सरल वाक्य बिल्कुल भाई यही वाला आपका सरल है, बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है। सी देखते, तुम जाओ मैं कल ही लौट जाऊंगा, ये आपका संयुक्त है। जब बर्फ गिरती है तब मुश्किल होती है, ये आपका मिश्रित हो गया, है ना। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पे आपको मैच करना है। चलिए एक बार इसे भी देख लेते हैं। मूर्ति के आसपास तालाब सुखाकर साफ किया गया, ये कौन सा है? मूर्ति के आसपास तालाब सुखाकर साफ किया गया, तो ये है आपका सरल, यानी कि पहले का तीसरा। उसकी रकाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया, तो ये है आपका दूसरे, ये है आपका संयुक्त।
जब बात हुकामों तक पहुंची तो बड़ी खलबली मची, तो ये आपका मिश्रित है। यानी कि पहले का तीसरा दूसरे का, एक बार दोबारा देख लेते हैं, पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा, अच्छा दूसरे का दूसरा है, तो ये हो गया आपका बीच वाला, है ना। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं और अब वाच्य से रिलेटेड सवाल आ गए। लेखक ने अपने तर्कों से उनकी दलीलों का खंडन किया। इसमें वाच्य आपको ढूंढना कौन सा है। लेखक ने अपने तर्कों से उनकी दलीलों का खंडन किया, तो ये आपका कर्तृवाच्य हो गया, है ना। कर्तृवाच्य क्यों है वो भी आपको बता देता हूँ मैं। ये कर्तृवाच्य क्यों है, क्योंकि लेखक ने, है ना, तो जहाँ पर ने शब्द जुड़ा होता है वो आपका कर्तृवाच्य होता है। संगीतकार द्वारा मुख्य गायक का उत्साह बढ़ाया गया, ये द्वारा है तो भाई या तो कर्म होगा या भाव होगा। अब उत्साह बढ़ाया गया, तो उत्साह यहाँ पर क्या है, कर्म है, तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, कर्मवाच्य हो गया, ठीक है। कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया, इसका कर्मवाच्य होगा, कर्मवाच्य कवि ने, तो कवि द्वारा, ओके भाई, सिर्फ एक ही प्रश्न में है कवि द्वारा, बाकी किसी में कवि द्वारा है ही नहीं, तो आपका यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। उसके बाद देखो निम्नलिखित वाक्यों में भाव वाच्य का उदाहरण आपको है, मतलब कितने हैं भाव वाच्य ये देखने हैं। ऊपर कर लेते हैं एक बार और इसे और अच्छे से देखते हैं कौन कौन से हैं, ताकि आपको सारे दिख जाएं। प्रधानाचार्य द्वारा निर्देश जारी किया गया, ये आपका कर्म हो गया। उसकी दाढ़ी से खड़ा नहीं रहा जाता, तो भाई ये बिल्कुल भाववाच्य है। सज्जन अपने से बड़ों की सेवा करते हैं, ये आपका सरल हो गया। खिलाड़ी से अब दौड़ा नहीं जाता, तो ये भी है, यानी कि दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा कौन सा है, यस, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला आपके लिए स्तंभ मैच करना है, आपको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिख जाए। घायल पक्षी से उड़ा नहीं जा सकता, तो ये आपका भाववाच्य है, यानी कि पहले का तीसरा। कभी बादल में क्रांति का स्वर सुनता है, कभी बादल में क्रांति का स्वर सुनता है, तो ये आपका कर्तृ हो गया। उसे गीत नहीं गाया जाता, तो ये आपका कर्म हो गया। मतलब सिंपल सा है, पहले का तीसरा और दूसरे का पहला, कौन सा है भाई, तीसरे का, ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है और यही आपका आंसर भी है। अगला सवाल है, अगला है आपके लिए पद परिचय। अब पद परिचय के बहुत आसानी से आप पद परिचय के आंसर को ढूंढ लेते हैं। शीला जी ने साहित्य का दायरा ही बढ़ा दिया। सबसे पहले आप ये देखें डिलीट वाला ऑप्शन, मैं आपको ये बताता हूँ बार बार कि आप डिलीट वाले ऑप्शन को फॉलो किया करें। शीला जी क्या है, आपकी व्यक्तिवाचक है, एक व्यक्ति है, तो ये आपका जातिवाचक नहीं होगा। शीला जी जो है, शीला जी ने, तो ने पीछे जुड़ा यानी कि कर्तृकारक है, सब्जेक्ट है, तो आपका ये कर्म हो गया, ये करण हो गया और ये पहले से डिलीट हो गया। तो भाई सिंपल सा आपका पहला वाक्य क्लियर है, पहला ऑप्शन। व्यक्तिवाचक भी है, एकवचन भी है, स्त्रीलिंग भी और कर्ताकारक भी है। आगे चलते हैं। लेखक ने उस घटना को पूरी ईमानदारी से लिखा, तो घटना क्या है यहाँ पर, घटना, तो घटना आपका संज्ञा है। अब उस लिखा हुआ है, तो उस घटना से पहले, तो जब भी संज्ञा से पहले वह या उस लिया होता है, तो सिंपल सा सार्वनाम, कौन सा होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। और वैसे भी घटना के लिए यूज हुआ है, तो घटना क्या आपका स्त्रीलिंग है ना, कि वहाँ घटना घटी, वहाँ घटना घटा नहीं होता ना, तो आपका जो है पुल्लिंग ऑप्शन नहीं है। और ये आपका कुछ परसेंट हमें ये वाला ऑप्शन भी सही लग रहा है, क्योंकि कर्म कारक भी है, लेकिन यहाँ पर उस का आपको परिचय करना है, तो उस आपका क्या है, ये है सार्वनामिक विशेषण, है ना। चलिए आगे देखते हैं, और ये है निम्न में से किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो भाई आराम से देखो, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पता कैसे लगाते हैं। वाक्य में कहाँ शब्द जोड़ेंगे, अगर आंसर आ रहा है तो आपका स्थानवाचक हो जाएगा। पहला है, एक चिड़िया हमारी खिड़की पर डरी डरी बैठी थी, तो चिड़िया कहाँ बैठी थी, आंसर आ रहा है खिड़की पर। दूसरा है, पापा की आवाज़ सुनकर मैं बाहर निकल गया, तो पापा की आवाज़ सुनकर मैं कहाँ निकल गया, बाहर, तो ये भी आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा है, यह खेल तो खुले में खेला जा सकता है, यह खेल कहाँ खेला जा सकता है, तो है खुले में, इसका आंसर भी है। दूसरा है, उस ड्राइवर ने अचानक जोर से ब्रेक लगाई,
तो अगर हम यहाँ पे कहाँ जोड़ेंगे, उस ड्राइवर ने अचानक कहाँ ब्रेक लगाई, आंसर नहीं आ रहा है। तो आपका यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसमें क्रिया विशेषण नहीं है। कस्बे की नगर पालिका प्रतिवर्ष कुछ नया करती है, रेखांकित का पद परिचय करना। प्रतिवर्ष यानी कि प्रत्येक साल, तो भाई समय की बात कर रहे हैं और सिंपल सी बात है, समय आपका एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन। बाकी सारी संज्ञा हैं और संज्ञा ये है नहीं। आगे देखोगे तो मैं बचपन में मैं दुबली पतली और सांवली थी, तो मैं क्या करना है, सिंपल से मैं क्या है, तो देखो मैं क्या है, सब्जेक्ट करता है और मैं मध्यम पुरुष नहीं है। मध्यम पुरुष कौन होता है, आप, तुम, ये मध्यम पुरुष है जिससे बातें कर रहे हो। अन्य पुरुष यानी कि जिसके बारे में बात कर रहे हो, तो मैं अपने बारे में हो रहा है। आपका जो है दुबली पतली विशेष्य है, तो ये विशेष्य नहीं है, बल्कि सिंपल सी बात है ये आपका स्त्रीलिंग है। और उत्तम पुरुष है ना, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। क्लियर हो गया आपको। आगे देखते हैं अलंकार, और अलंकार में पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। यहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। भाई पानी में परात आया नहीं कि श्री कृष्ण इतना रो रहे हैं कि उन्होंने अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो दिए। भाई इतना कौन रोता है कि पूरे पाँव धुल गए। धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से आ बसंती रजनी, तो भाई धीरे धीरे जो क्षितिज से कौन बसंती रजनी उतर रही है, रात उतर रही है। तो भाई यहाँ पर जो निर्जीव है रात, उसकी सजीव की तरह वर्णन किया गया उसका, तो मानवीयकरण अलंकार है। बिना धन उद्यम बिना कहो जू पावे कौन, और बिना हिल डुलावे ना मिले जो पंखा, तो ज्यों शब्द आया है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। बाकी अलंकारों को फिल्मी गानों के माध्यम से अगर आपको सीखना समझना है तो हमारे चैनल पर वीडियो डाला हुआ है। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए मधु घट फूटा ही करते हैं। तो जहाँ तक मुझे इसमें या तो श्लेष, तो मुझे जो यहाँ पर श्लेष अलंकार लग रहा है। बाकी थोड़ा सा मैं इसमें कन्फ्यूजन में हूँ, डाउट में हूँ। आप अगर इस अलंकार को समझ रहे हो तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइए। अगला सवाल है, अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण कौन सा है। तो अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण जहाँ तक मुझे लग रहा है सी वाला ऑप्शन है। ये राणा प्रताप के घोड़े की तारीफ है कि वह दौड़ रहा हरी मस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। तो भाई ऐसा कौन दौड़ता है कि वो जो है इतना तेज ऐसे दौड़ रहा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ पर आपको प्रश्न आ जाते हैं चैप्टर से रिलेटेड। नाथ संबोधन भंजनी हारा, ये आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से है। प्रश्न है, नाथ संबोधन भंजनी हारा होई केवल दास तुम्हारा, पंक्ति के संदर्भ में राम के चरित्र की कौन सी विशेषता प्रकट होती है। तो भाई साहब यहाँ पर आप अगर राम के चरित्र की बात करेंगे तो राम में कहीं हद तक संयम भी दिखाई दे रहा है। भाई जब हम कोई हमें ललकारता है तो हम गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन राम गुस्से में नहीं आए, राम संयम रख रहे हैं। संयम भी है लेकिन सरलता भी है। राम बड़ी सरलता से आराम से, भाई परशुराम जी कह रहे हैं कि राम जी कह रहे परशुराम को कि जिसने आपके शिव के धनुष को तोड़ा है वो आपका ही कोई सेवक है, हाथ जोड़ करके बड़ी सरलता से वो आंसर दे रहे हैं। तीसरा विनम्रता, देखिए सरलता अलग है, तीसरी विनम्रता है, बड़े प्यार से, मतलब विनम्र स्वभाव दिख रहा है यहाँ पर राम का, है ना। तो आप ये मान के चलिए कि विनम्र भी है। लेकिन भाई शंभू के धनुष को तोड़ दिया, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया, इतना मतलब असंभव कार्य कर दिया। राम की वीरता की बात की गई है। तो ओवरऑल इसमें आपको चारों के चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, बट जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है आपका विनम्रता, है ना। क्योंकि राम में एक सवाल भी है कि भाई ताकत के साथ साथ में विनम्रता होना भी जरूरी है। तो राम का चरित्र विनम्र स्वभाव यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पर सीबीएसई ने थोड़ा सा प्रश्न को सिमिलर कर दिया है। आपका वीरता भी सही आंसर लग रहा है, सरलता भी है और संयम भी है। तो मुझे लगता है कि सीबीएसई को हर प्रश्न पर सही यानी कि बोनस मार्क देना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन तो सी वाला करेक्ट है, लेकिन सी और बी और डी भी सही है और ए भी हमें इसके अकॉर्डिंग सही है। परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को क्या चेतावनी दी है। सहस्त्रबाहु के समान उसे अपना शत्रु समझने की, बिल्कुल उन्होंने कहा भाई सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, चेतावनी दी है। राजा जनक की सभा से बाहर निकल आने की, उन्होंने कहा भाई सो बिलगाओ बिहाई समाजा, वो जो है जनक की सभा से बाहर हो जाओ, ये भी बिल्कुल चेतावनी दी है।
राजा जनक की सभा में उसे मार डालने की, तो उन्होंने कहा भाई मैं उसे मार दूंगा जिसने मेरे शिव के धनुष को तोड़ा है, तो सी भी सही है। उसके साथ आजीवन शत्रुता, तो ये वाला डी नहीं है। बाकी आपको तीनों के तीनों सही आंसर लगे, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो ज़्यादा आपको सही लगे तो भाई हम ये कह नहीं सकते, लेकिन सीबीएसई को यहाँ पर भी बोनस पॉइंट देना चाहिए। लेकिन शायद अगर आपको थोड़ा बहुत लगे भाई अगर सीबीएसई बोनस ना दे तो सबसे ज़्यादा जो लगेगा उसे बी में लगेगा, यानी कि वो कहते हैं कि भाई बाहर आ जाओ जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। तो सबसे पहले वो बाहर निकलने की ही बात कहते हैं। आपने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर किया है, पूरा आंसर लिखेंगे। और पहले वाले में आपने कौन सा आंसर लिखा है राम के चरित्र में, तो आप ये भी मुझे कमेंट में बताइए ताकि ये लगे कि हाँ भाई मैक्सिमम आंसर बच्चों ने कौन सा दिया है। न तुम्हारे जे हैं सब राजा या कदम परशुराम के, यहाँ पर भी बोनस मार्क्स मिलना चाहिए भाई। क्यों, देखो एक बार भाई परशुराम जी कह रहे हैं कि अगर किसी ने नाम नहीं बताया, वो समाज से बाहर नहीं आया, तो मैं सबको मार दूंगा, सारे राजा मारे जाएंगे। तो भाई सारे राजा मारे जाएंगे ऐसा कौन कह सकता है जिसके अंदर ताकत हो। और परशुराम में रियलिटी में ताकत बहुत ज़्यादा, उन्होंने कई बार क्षत्रियों को बिल्कुल साफ कर दिया पृथ्वी से। तो भाई शौर्य है ना, जब तो कहेंगे। अब आप और मैं तो कह नहीं सकते है ना, डरपोक नहीं कहेगा। अहंकार भी है उनका भाई, इतना घमंड भी है उन्हें कि मैं ऐसा कर दूंगा, भले वो करे या ना करे, लेकिन घमंड है उन्हें। क्रोध का भी यहाँ पर परिचय दे रहे हैं, उनको इतना गुस्सा आया है कि वो कहते भाई आ जाओ, नहीं तो सबको मार दूंगा। सिर्फ गौरव का यहाँ पर नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप सबसे ज़्यादा माने तो यहाँ पर आप क्रोध की बात कर सकते हैं, क्योंकि परशुराम जी को बहुत गुस्सा आया है। बाकी सीबीएसई को यहाँ पर भी बोनस मार्क्स देना चाहिए। अच्छा, बोनस मार्क्स आप कैसे लेंगे मैं आपको इस वीडियो के अंदर में क्लियर कर दूंगा। पहले हम अगला देखते हैं, सेवक किसे कहते हैं। तो वह सेवक जो करे सेवकाई, तो ये तो क्लियर है, सेवा करने वाले को। अगला, परशुराम की धनुष पर ममता होने का क्या कारण है। तो परशुराम क्यों धनुष पर ममता कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके आराध्य शिव का धनुष था, इसलिए। अब आगे आपके चैप्टर से संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है, यहाँ पर भी आपको 2-3 सवाल सही लगेंगे। भाई क्यों देता है, क्योंकि अपनी पहचान बनाता है, ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन प्रदर्शन के दौरान उसका उत्साह बढ़ाता है, जो मुख्य सिंगर है उसका उत्साह बढ़ाने के लिए, भाई ये भी आपको सही लग रहा है। उसके प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए, बिल्कुल ये भी सही लग रहा है। उसके स्वर को सहारा देने के लिए, भाई ये भी बिल्कुल संगतकार सही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर भी सीबीएसई को बोनस मार्क, भाई बहुत मिस्टेक कर रखी है सीबीएसई ने। मतलब यार ऐसे कैसे हो सकता है, तीनों आंसर सही है। लेकिन अगर मोस्ट आप सबसे पावरफुल आंसर मानेंगे तो वो मानेंगे उसके स्वर को सहारा देने के लिए, है ना। तो कहीं ना कहीं जो सहारा देता है, क्यों हम सिंगर कोरस सिंगर रखते हैं, बैक सिंगर रखते हैं, ताकि वो सहारा देते रहें। तो डी ऑप्शन आपका ज़्यादातर सही है। बाकी बी, सी और डी तीनों सही है। आपने कौन सा आंसर लिखा है कमेंट में आप ज़रूर बताएं। अगला है, दंतरित मुस्कान कविता में बच्चे के पिता को एकटक देखे जाने का क्या कारण था। तो क्यों देखता है एकटक, क्योंकि वह उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा है कि भाई इस बंदे को देखा तो है, लेकिन कहाँ देखा है। अब यहाँ पर मनु भंडारी वाला चैप्टर आपके पास आ गया है, और इस चैप्टर को एक बार आप पैसेज को पूरा पढ़ें। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि बंद करो अब इस मनु का घर से निकलना गद्यांश में निर्देश किसे दिया गया है। तो किसे कहते हैं वो, तो लेखिका के पिताजी जो है उसकी माँ को कहते हैं कि इसका अब घर से बाहर निकलना बंद करो। पिताजी के भभकने का क्या कारण था, भाई यहाँ पर भी 2 आंसर मिलेंगे आपको। भाई मनु का हड़ताल आदि में भाग लेना, भभकने का कारण है वो हड़तालों में जा रही है, वहाँ नारेबाजी कर रही है। मनु की गतिविधियों पर माँ की असहमति, तो ये तो नहीं हो सकता। पिताजी के मित्र द्वारा मनु की शिकायत कर दी, ये भी बिल्कुल भाई, पिताजी से शिकायत कर दी उनके दोस्त ने और पिताजी भभक उठे। पिताजी की स्वयं ही मनु से नाराजगी, तो स्वयं तो नाराजगी थी, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल करेक्ट आंसर देखोगे तो यहाँ पर पिताजी के मित्र द्वारा मनु की शिकायत, भाई नॉर्मल सा माहौल बढ़िया था, लेकिन पिताजी के दोस्त आए और मनु के प्रति उन्होंने शिकायत कर दी और पिताजी भभक उठे। गद्यांश की भाषा कैसी है, तो गद्यांश की जो भाषा है वो है ओजपूर्ण, यानी कि गर्वोक्तिपूर्ण है। आगे देखेंगे तो हड़ताल का आह्वान क्यों किया जा रहा था, तो वह हड़ताल का जो आह्वान है वो आपका पहला ऑप्शन है आज़ाद
हिंद फौज के खिलाफ मुकदमे के विरोध में। पूरा छात्र चौपड़ पर क्यों एकत्रित हो गया? तो ये था आयोजित हड़ताल के संबंध में। तो समर्थन जो हड़ताल हो रहा है उसके समर्थन में भाई सारे लोग आओ, हड़ताल को ज्वाइन करो। अब यहाँ पर आपको बिस्मिल्लाह खां काशी छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों से लगाव था। उन्हें पता है कि बाबा अब काशी में ही जन्म लिया है, काशी में ही मरना है, यहीं पर काम कर रहे हैं, यहीं पर उनके बाप दादाओं ने भी। तो ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। उसके बाद लखनवी अंदाज पाठ में लेखक को नवाब साहब नई कहानी के लेखक कब लगने लगे? तो भाई सारे ऑप्शन आपको लगभग ठीक लगेंगे, लेकिन जब उन्होंने बिना डकार खाए, मतलब बिना खीरा खाए डकार ले ली, तो फिर लेखक को लगा भाई ये तो गजब है, मतलब यार बिना खाए कौन डकार लेता है। तो फिर लगा कि भाई नई कहानी के लेखक यही हैं। अब आपको यहाँ पर वर्णनात्मक आ जाते हैं, यानी कि लिखने वाले प्रश्नों के 3 प्रश्नों के उत्तर देने, लगभग 25 से 30 शब्द, यानी कि 2 से 3 लाइन। नेताजी का चश्मा पाठ के संदर्भ में लिखिए कि पान वाले ने कैप्टन को पागल क्यों कहा? भाई पान वाले ने कैप्टन को पागल इसलिए कहा क्योंकि पान वाले का नेचर है, वो अच्छे लोगों को पागल कहता है। दूसरा, आमतौर पे हमने देखा है कि जो लोग हल्के में, मतलब वैसी जिनकी छोटी मोटी दुकान होती है, जो अपनी घर गृहस्थी चला रहे होते हैं, और एक पागलपंती थी कि मूर्ति को चश्मा पहनाना, एक नया बदलना, हर बार बदलना, छोटी सी दुकान से वो चश्मे लगा रहा है। तो ये भाई पागलपंती है। आमतौर पे लोग जो है ऐसे लोगों को पागल ही समझते हैं, इसीलिए पान वाला कैप्टन को पागल कह रहा है। संस्कृति पाठ से ली गई पंक्ति संस्कृति के नाम पर जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है, इसमें कूड़ा करकट से क्या मतलब है? तो भाई ध्यान से समझे, कूड़ा करकट का मतलब वो नहीं है जो हमारे आपके घरों में होता है। कूड़ा करकट मतलब ऐसे शब्द जो हमने ले लिए हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। अब हम हिंदू संस्कृति ले लो, भारतीय संस्कृति ले लो, मुस्लिम संस्कृति ले लो। आमतौर पे जो हिंदू लोगों के बीच में काम होते हैं उन्हें हिंदू संस्कृति कहते हैं, मुस्लिम लोगों का मुस्लिम संस्कृति। बट ऐसा नहीं है। संस्कृति का मतलब होता है वो शक्ति, वो ताकत जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। तो इसमें भाई हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, भारतीय संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति का कोई लेना देना नहीं है। तो कूड़ा करकट का मतलब है ऐसे शब्दों को हमने ले लिया है जिनका कोई मतलब नहीं है। भाई कूड़ा करकट का कोई अर्थ नहीं होता। बिस्मिल्लाह खां का जीवन वर्तमान और भावी पीढ़ी को क्या संदेश देता? बहुत गजब सवाल है। सवाल यहाँ पर इन्होंने घुमा फिरा करके पूछे, एज इट इज सवाल नहीं पूछे। बिस्मिल्लाह खां का जीवन वर्तमान और भावी पीढ़ी को संदेश देता है कि आप जब भी आपको पैसे मिले या नाम हो जाए, आपको कोई पद मिल जाए, तो कभी भी घमंड ना करें, पहली बात, क्योंकि उनको भारत रत्न मिला, फिर वो सामान्य जीवन जीते थे। दूसरा संदेश देते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को फोकस करते रहना चाहिए, उसी पर काम करते रहो। लेखक बिस्मिल्लाह खां ने कहा कि भाई मैं फोकस करता हूँ अपने रियाज पे, प्रैक्टिस पे, मैं अपने क्रीम पाउडर और ये सजने संवरने में टाइम ख़राब नहीं करता। तो भावी पीढ़ी को संदेश दे रहे कि भैया आप लोग ठीक है, अच्छा दिखो, लेकिन सजने संवरने में आप ज़िंदगी गुजार दो तो आपको भारत रत्न या आपको नाम नहीं मिल पाएगा। आप अपनी उस चीज़ पर काम कीजिए जो आपका लक्ष्य है। तीसरा है बाल गंगाधर भगत पाठ के आधार पर लिखिए अपनी पतों के प्रति बाल गोविंद भगत का व्यवहार उनके किन गुणों को उजागर करता है? तो बाल गोविंद भगत ने अपनी पतों को अपनी बेटी की तरह समझा। एक पिता अपनी बेटी को कभी दुखी नहीं देख सकता। भाई मेरे मरने के बाद मेरी बेटी को कोई गलत नज़र से ना देखे, ना छुए, ना उसका गलत इस्तेमाल हो, इसलिए उन्होंने अपनी पतों को दूसरी शादी करने के लिए कह दिया। तो भाई कौन सा गुण है? वो कहते हैं कि इसकी दूसरी शादी कर दो। तो मतलब वो सामाजिक बुराइयों से दूर और उनका खंडन करते थे। वो पतोहू के प्रति उनका बहुत अच्छा नेचर था। वो चाहते थे कि पतोहू जो है दूसरी शादी कर ले। भाई अभी छोटी उम्र में अगर बाल गंगाधर भगत का बेटा मर गया तो पतोहू जिंदगी भर ऐसे थोड़ी रहेगी। भाई शादी की ज़रूरत है, और शादी जवानी में जो है अगर वो विधवा हो गई है तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। भाई पूरी ज़िंदगी ऐसे अकेली नहीं गुजार सकती, तो इसलिए उन्होंने शादी के लिए, तो वो पतों के प्रति उनका बहुत अच्छा पुत्री तुल्य व्यवहार था, और वो उसे चाहते थे कि कोई भी वो मतलब अपना जीवन बर्बाद ना करे। आत्म तथ्य कविता से ली गई अनंत नीलिमा और असंख्य जीवन इतिहास पंक्ति का क्या आशय है? अनंत नीलिमा, उन्होंने कहा कि भाई जो मेरी कहानी है, क्यों सुनना चाहते हो मेरी कहानी, मेरी आप आत्मकथा भाई मेरी है, मैं नहीं सुनाना चाहता हूँ। इस अनंत नीलिमा में जो आसमान बड़ा सा है,
इस आसमान, बड़े से आसमान में असंख्य जीवन इतिहास है, ना जाने कितने लोगों की कहानियां हैं। भाई मेरी क्यों सुनना चाहते हो? तो ये कहना चाहते हैं कि भैया मेरी कहानी कोई खास नहीं है, जैसे बहुत सारी कहानियां इस आसमान में हैं, इस जीवन में है, लोगों में, तो मेरी कहानी कुछ खास नहीं है। मतलब वही ये कहना चाहते थे कि भाई जैसे बहुत सारे लोगों की आम कहानी है, वैसे मेरी भी आम कहानी है। तो प्लीज़ आप मेरी कहानी को सुन करके खुद भी दुखी ना हो और मुझे भी दुखी ना करो। उत्साह कविता के शीर्षक की सार्थकता, भाई उत्साह मतलब जोश, और यहाँ पर बादल गरजने की बात कर रहे हैं। भाई इसमें नाद सौंदर्य है, ओज गुण है, जोश पैदा कर देता है, जुनून पैदा कर देता है। परिवर्तन चाहिए तो जोश और उत्साह की जरूरत है, तो बिल्कुल सार्थकता आप लिख सकते हैं ये सारी लाइनें। सूरदास के पद के अनुसार गोपियों को ऐसा क्यों लगा कि कृष्ण राजनीति पढ़ ली है? तो भाई कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है क्योंकि राजा क्या करता है, जब राजा बन जाता है तो जनता को भूल जाता है। पहले जनता के बीच में आएंगे नेता मंत्री लोग, लेकिन जब सत्ता मिल जाती है तो हमें सिंहासन मिल जाता है तो हम भूल जाते हैं। फिर हमें मिलने के लिए डायरेक्ट हमसे कोई नहीं मिलेगा, हमारे पीए से मिलो, सेक्रेटरी से मिलो, है ना। तो ऐसे कुछ कृष्ण भी कर रहे हैं। भाई खुद नहीं आया और उद्धव को भेज दिया, तो लगा भाई राजा बन गया, जैसे राजा करते हैं। फागुन मास की में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। अट नहीं रे कविता में हर जगह फूल खिल गए, हरे हरे लाल लाल, डाल डाल पत्ते पत्ते सब कलरफुल हो गए हैं, सुगंधित हो गई है। जैसे फागुन में यानी कि बसंत ऋतु का जैसा इन्वायरमेंट होता है वो हो गया, तो लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पे आपको 4-4 नंबर के 2 प्रश्न करने होते हैं, लॉन्ग टाइप के, यानी कि लगभग आधा पौना पेज। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका को कब और क्यों लगा कि तमाम भौगोलिक विविधता और वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भी भारत की आत्मा एक जैसी है? जब एक जगह उन्हें पता लगा कि ये कोई प्रेयर व्हील है, इससे चक्र को घुमाओ तो सारे पाप धुल जाते हैं। तो लेखिका को लगा भाई हमारा देश चाहे कितना तरक्की कर ले, चाहे हम साउथ में हो, नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, हर जगह अगर धर्म की बात आती है तो एक आत्मा हमारी लगती है। तो भारत की एक आत्मा, देखो एक आत्मा जैसी है। हर जगह हम लोग जब एग्ज़ाम होते हैं तो भाई हम चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, हाथ तो ज़रूर जोड़ते हैं, झुकते हैं। चाहे हम पूरे साल भर कभी मंदिर मस्जिद ना गए हों, लेकिन एग्ज़ाम के दौरान तो हम करते ही हैं। या हमारा कोई बाय द वे कोई अस्पताल में है तो हम फिर भी ऊपर वाले को याद करते हैं, चाहे हम कितना ही वैज्ञानिक, चाहे हम कितना ही मॉडर्न हो जाए। तो पूरे भारत की आत्मा एक जैसी है, चाहे कितना प्रगति भी कर रहे हो तब भी। इसीलिए कहा है क्योंकि वो प्रेयर व्हील की बात करें कि भाई इसमें आप घुमाओ, इससे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे आपके। दूसरा सवाल है माता का आंचल पाठ में जिस ग्राम्य जीवन संस्कृति का वर्णन किया गया है उसमें वर्तमान में क्या अंतर पाया है और क्या उस अंतर को आप सकारात्मक मानते हैं? देखिए बहुत अंतर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रामीण जीवन जो माता का आंचल पाठ में दिया गया, भोलानाथ का बचपन और हमारा बचपन, दोनों में पहले तो अंतर बताएंगे। तो अंतर क्या है भाई, भोलानाथ का जो बचपन है वो मतलब नॉर्मल खेल है, सारे सामूहिक खेल हैं, मिलजुल कर खेल रहे हैं, सारे सस्ते वाले खेल हैं जिनमें फिजिकल वर्क हो रहा है, घर से बाहर है। आज के खेल सारे घर के अंदर हैं, फ़ोन, लैपटॉप, टीवी सारे इसमें खेल रहे हैं, सारे महंगे गेम हैं, एकल गेम हो गए, यानी कि सिंगल खेल रहे हैं लोग, अपना अपना खेल रहे हैं। कोई सोसाइटी नहीं है, घर के अंदर पैक होकर बिस्तर में लेटे लेटे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। ये तो है दोनों में अंतर। दूसरी चीज़, क्या सकारात्मक मानते हैं? तो भाई बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, फिजिकल एक्टिविटी में हमारा माइंड भी फ्रेश होता है, हमारा फिजिकल भी फिटनेस होता है। और सस्ते वाले खेल होते थे गांव में, अब महंगे वाले गेम हो गए हैं। आज लोग लिमिटेड हो गए हैं, कभी मिलजुल करके रहते थे, तो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, सकारात्मक नहीं है। आप ये देखोगे कि आज के टाइम में बच्चे फ्री फायर में लगे हुए हैं, कैंडी क्रश जैसे गेम की लत लगी हुई है और नशा सा कर रहे हैं। आप बच्चे जो नशे में आदी हो चुके हैं गेम के और आज की संस्कृति के, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पे तर्क सहित उत्तर देना है कि क्या एक रचनाकार और उसकी रचनाएं बाहरी दबाव से प्रभावित हो सकती हैं। आपकी दृष्टि में बाहरी दबाव कौन कौन से हैं जिसे रचनाकार प्रभावित करता है? तो देखिए सबसे पहले आपको बाहरी दबाव और आंतरिक दबाव को समझना होगा। सिंपल से एक एग्जांपल से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। और लिखा हो आपने, एक दबाव होता है अंदर से, एक दबाव होता है बाहरी। हम पढ़ रहे हैं, हमारे पेपर आ गए
तो दोनों दबाव काम करते हैं। एक वो दबाव है हमें अंदर से लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए, खेलना बंद कर देना चाहिए, टाइम देना चाहिए किताबों को, तैयारी करनी चाहिए, अच्छे नंबर आने चाहिए, एक हमें लगता है। एक ये आंतरिक दबाव, एक बाहरी दबाव है, भाई हम पढ़ नहीं रहे लेकिन हमारे मम्मी पापा हमें फोर्स कर रहे हैं, टीचर फोर्स कर रहे हैं, रिश्तेदार फोर्स कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी फोर्स कर रही है, हमें लगता है कि भाई पढ़ना चाहिए, हमें लोग ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि पढ़ के ये होगा, अच्छे नंबर आएंगे वगैरह वगैरह। तो ठीक है भाई, रचना कहानी लिखते हैं तो बाहरी दबाव भी है ना। एक तो हमें मन से करता है कि हमें लिखना चाहिए, एक हमें लोग कह रहे हैं कि तुम लिखो, ये हमें ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है कि लिखने के लिए मजबूर हो जाते हैं, चाहे हमारा मन नहीं है लेकिन फिर भी हम मजबूर हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप यहाँ पर बना करके लिखेंगे। साइबर सुरक्षा, अब आपको एक बिंदु पर अनुच्छेद लिखना, पूरा लगभग पौना पेज, और एक पेज के करीब पौना पेज बहुत होता है। साइबर सुरक्षा जागरूकता ही समाधान है। तो वे साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आप देखोगे तो बैंक खाली हो जा रहे हैं लोगों के, लोग साइबर चपेट में आ जाते हैं, आईडी हैक हो जाना, अकाउंट हैक हो जाना, लोग ही हैक हो जाते हैं, फिर फ़ोन हैक हो जाता है। तो साइबर क्राइम जागरूकता ही समाधान है भाई, जितना जागरूक होंगे वही सॉल्यूशन है। हमें एक्टिव होना चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए, बस इससे आप भर दे अपना पैसेज हो जाएगा। वर्तमान में चर्चा का कारण भाई आज चर्चा होनी चाहिए इस टॉपिक पे, जागरूकता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जागरूक अगर होंगे लोग तो लोग समझ जाते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी तरह सौर ऊर्जा, जो आपने सौर ऊर्जा की पैनल देखे जो बैटरी चार्ज करती है, सोलर पैनल सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा है। सस्ती है, एक बार लगा दिया कोई बिल नहीं आता महीने आराम से, चाहे लाइट चली गई फिर भी ये चार्ज होता रहता है। तो स्रोत है भाई, लाइट स्रोत है, सूरज की रोशनी देश के लिए क्यों आवश्यक है भाई। लाइट से कहीं ना कहीं नेचर में पर्यावरण का नुकसान होता है, लेकिन अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। आराम से बढ़िया सूरज की रोशनी लो, चार्ज करो और आराम से दिन भर चार्ज होगा, रात को लाइट जलाओ, पंखा चलाओ, टीवी चलाओ, तो लाभ ही लाभ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी आप लिख सकते हैं भाई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। भूमिका में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, तो भाई महिलाओं को आगे बढ़ाना। संसार की लगभग आधी आबादी महिला भाई आधी मेल फीमेल है ना, महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा भाई। अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाएंगे तो कुछ ऐसी एक्टिविटी भी होंगी जो महिलाओं के लिए सही रहेंगी, और फिर महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। महिलाएं भाई एजुकेटेड होंगी, जागरूक होंगी, आगे बढ़ेंगी, देश का नाम रोशन करेंगी। अब आपको पत्र लिखना है, आप चंदा है या चंदन है। खराब जीवन शैली के कारण आपके मित्र का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है भाई, खान पान अच्छा नहीं है, बाहर का खाना हो रहा है, साथ में फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, बस दोस्त घर के अंदर ही रहता है, बस खेलो तो वीडियो गेम और मोबाइल में और कैंडी क्रैश और वो फ्री फायर है ना, बच्चे स्कूल में बताते हैं फ्री फायर में घुसे रहते हैं। संयमित और स्वच्छ जीवन शैली का महत्व बताना आपको कि भैया बाहर जाया करो, खेला करो, मोबाइल से दूर हो, घर के अंदर ना रहो, दोस्तों में जाओ, पार्कों में खेलो, इसका महत्व बताते हो आपने पत्र लिखना है। तो भाई प्रिय मित्र, हालचाल पूछा दोस्त के, फिर आप बताया कि मुझे पता लगा कि आप जो है व्यायाम नहीं करते हो, सोए रहते हो, संडे वाले दिन आप 12 एक बजे रहते हो, खाने पीने का सही रूटीन नहीं है। तो आप उन्हें बताइए कि भाई क्या फ़ायदे हैं सिस्टमेटिक काम करने के लिए। या आप दूसरा लिख सकते हैं, पुलिस द्वारा उठाए गए विविध कदमों से शहर में अपराध तो कम हुआ है लेकिन सुधार की भी आवश्यकता है। तो आपने समाचार पत्र संपादक को पत्र लिखना है, उसमें बताइए कि भाई अभी पुलिस को और इस पर काम करने की ज़रूरत है। साथ में लोगों को भी जागरूकता फैलाना है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि पुलिस ही काम करेगी, सरकार ही काम करेगी, बल्कि लोगों को भी इसमें बढ़ चढ़ कर के भाग लेना चाहिए। समाज की भी इसमें हिस्सेदारी है। अगर आप क्राइम होते देख रहे हैं तो आप समाज हैं, पुलिस हर बार और बार बार और हर जगह नहीं आ सकती, तो समाज उसे रोक सकता है। तो यहाँ पर समाज में एक मैसेज आप दे सकते हैं। आप रजनी है या राजन है, आपके विद्यालय की पत्रिका प्रखर के लिए, आपके विद्यालय का मैगजीन है उसका नाम है प्रखर, उसके लिए छात्र संपादक की नियुक्ति होनी है। आप उक्त पद के योग्य हैं। आपको प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक स्ववृत्ति लेखन, बायोडाटा बनाना है। हालांकि बायोडाटा जॉब के लिए बनता है, लेकिन आप स्कूल में अपने प्रिंसिपल को बायोडाटा लिखेंगे, अपना नाम डिटेल, पापा माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, आपके अंदर रुचि क्या है, आपका टैलेंट क्या है, विशेष क्या है, तो आप ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। बाकी अगर आपको हिंदी ग्रामर के सारे टॉपिक से टू जेड अगर आपको समझने तो हमारे चैनल पर प्रॉपर वीडियो डाला है, आप उसे ज़रूर जा करके देखें। आप राजन है, रजनी है, अपने बैंक खाते में नेट बैंकिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिए संबंधित
शाखा प्रबंधक को एक ईमेल लिखेंगे, जैसे पत्र होता है वैसे ईमेल होता है, थोड़ा सा हल्का सा फॉर्मेट चेंज होता है, बाकी आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे ईमेल लेकर, उसका भी हमारे चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, देख। एक विज्ञापन लिखेंगे आप राज्य परिवहन निगम की ओर से सड़क सुरक्षा के प्रति, तो भाई सड़क सुरक्षा, रेड लाइट आप बनाएंगे, तीनों लाइट, रेड लाइट है तो सारे लोग रुके हुए हैं, है ना, 1-2 गाड़ियाँ बना दी, लोग खड़े हैं रेड लाइट पे, जेब्रा क्रॉसिंग बना दिया। इस तरह से आप विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। लाल जो लाइट है उसके रोको, येलो के लिए देखो, है ना, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आपके कक्षा अध्यापक का चयन उप प्रधानाध्यापक के पद पर हुआ है, उन्हें बधाई देते हुए आपको 40 शब्दों में, भाई आपके जो क्लास टीचर है उनका वो प्रिंसिपल बन गए, है ना, वाइस प्रिंसिपल। अब आप उनको बधाई देंगे, तो बधाई कैसे देते, संदेश देंगे। भाई आप एक संदेश लेखन, आपने जो भी आपका विज्ञापन लेखन है, संदेश लेखन है, इस तरह से बॉक्स बना करके और ऊपर छोटा सा टॉपिक संदेश लेखन का डालेंगे। उप प्रधानाध्यापक बनने पर बधाई, और कुछ आप यहाँ पर टीचर्स के लिए भाई कुछ आप गिफ्ट वगैरह, मतलब कुछ बैलून टाइप का सा बना दो। फिर थोड़ा सा 40 शब्द है तो 2 कम शब्दों में एक शायरी लिख दो और उन्हें बताओ कि भाई आप, हमें बहुत खुशी हुई, आप वाइस प्रिंसिपल बन गए हैं, बहुत बहुत बधाई। हमें उम्मीद है कि आप विद्यालय की तरक्की में आपका प्रिंसिपल बन कर के एक विद्यालय नई दिशा में आगे बढ़ेगा। बस 1-2 लाइन लिखी, एक और शायरी लिखी और आपका काम कंप्लीट हो गया है। तो ये है आपका वो पेपर। बाकी कुछ और नया चाहिए हो मुझे कमेंट कर लीजिए, वीडियो में आपको कुछ नया जोड़ना हो और एक प्यारा सा एक्सपीरियंस आप वीडियो में ज़रूर कमेंट करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।